चलिए आज इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जिसने हिंदुस्तान पर राज कर रहे पूरे साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1857 के विद्रोह की। समझेंगे कि इसके पीछे के कारण क्या थे, ये कैसे फैला और इसके नतीजे क्या हुए। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे है ना, पर ये सवाल ही 1857 के विद्रोह के बिल्कुल केंद्र में है। सोचिए, एक अफवाह, सिर्फ एक छोटी सी अफवाह, और उसने दशकों से जो गुस्सा अंदर ही अंदर सुलग रहा था उसे एक भयानक आग में बदल दिया। तो सवाल ये है कि आखिर ये चिंगारी थी क्या? पर देखिए, हम सिर्फ उस तात्कालिक कारण की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन गहरी जड़ों को भी समझने की कोशिश करेंगे जो सालों से जमीन के नीचे पनप रही थी और बस इसी एक चिंगारी का इंतजार कर रही थीं। जरा सोचकर देखिए, एक सिपाही के लिए उसका धर्म और उसकी बंदूक दोनों ही बहुत अहमियत रखते हैं। और जब ये बात फैली कि नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है, तो ये सिर्फ एक छोटी मोटी बात नहीं थी। ये सिपाहियों के धर्म और उनकी पहचान पर सीधा हमला था। यही वो चिंगारी थी जिसकी हम बात कर रहे थे। पर जैसा मैंने कहा, ये चिंगारी गिरी थी एक सूखे बारूद के ढेर पर। और ये बारूद बना था 4 बड़ी वजहों से, असंतोष के 4 स्तंभों से। पहला, अंग्रेजों की राज्यों को हड़पने की नीति। दूसरा, किसानों और कारीगरों का आर्थिक शोषण। तीसरा, भारत के धर्मों में दखलंदाजी। और चौथा, खुद भारतीय सैनिकों के साथ हो रहा भेदभाव। इनमें से एक राजनीतिक कारण बहुत बड़ा था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपगत का सिद्धांत। ये भारतीय राजाओं के लिए एक सीधा धोखा था। अंग्रेज कहते थे कि अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका राज हमारा हो जाएगा। ये सिर्फ जमीन छीनना नहीं था, ये उनकी पूरी विरासत, उनके सम्मान को छीनने जैसा था। और हाँ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का गुस्सा इसी नीति की वजह से भड़का था। तो चलिए अब देखते हैं कि बैरकपुर की छावनी से उठी ये एक चिंगारी कैसे देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में क्रांति की आग की तरह फैल गई। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 29 मार्च को मंगल पांडे की शहादत ने एक संदेश दे दिया था। इसके कुछ ही हफ्तों बाद 10 मई को मेरठ के सिपाहियों ने बगावत का बिगुल बजा दिया और अगले ही दिन वो दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पर कब्जा करना एक बहुत बड़ी प्रतीकात्मक जीत थी, जिसने इस विद्रोह को एक राष्ट्रीय पहचान दे दी। और ये आग एक जगह तक सीमित नहीं रही। दिल्ली से लेकर बिहार तक हर जगह स्थानीय नेता अपने लोगों की अगुवाई कर रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, ये सिर्फ नाम नहीं हैं, ये उस दौर के साहस और अंग्रेजी हुकूमत को दी गई चुनौती के प्रतीक हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बहादुरी और इतने बड़े पैमाने पर फैले इस विद्रोह को आखिरकार कुचल क्यों दिया गया? ये क्रांति सफल क्यों नहीं हो सकी? आइए अब उन कारणों को समझते हैं। अगर हम दोनों पक्षों की ताकत को देखें तो अंतर साफ नजर आता है। एक तरफ जुनून था, हिम्मत थी, तो दूसरी तरफ था अनुशासन, संगठन और बेहतर तकनीक। विद्रोहियों का कोई एक बड़ा नेता नहीं था जो सबको एक साथ लेकर चल सके। वहीं अंग्रेजों के पास टेलीग्राफ जैसी तकनीक थी, जिससे वो एक दूसरे को तेजी से खबरें पहुंचा सकते थे। एक और बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि ये लड़ाई पूरे भारत की लड़ाई नहीं बन पाई। इसका असर मुख्य रूप से उत्तर भारत में ही रहा। जैसा कि हमने बात की, एक मजबूत केंद्रीय नेतृत्व की कमी तो थी ही, साथ ही कई बड़ी भारतीय रियासतों ने विद्रोहियों का साथ देने की बजाय अंग्रेजों का साथ दिया। दुश्मन तो सबका एक था, पर शायद लक्ष्य सबके अलग अलग थे। विद्रोह भले ही नाकाम रहा हो, लेकिन इसने हिंदुस्तान के इतिहास की धारा को हमेशा हमेशा के लिए मोड़ दिया। ये एक अंत नहीं था, बल्कि एक बिल्कुल नए अध्याय की शुरुआत थी। ये साल 1858 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो साल है जब सत्ता का समीकरण पूरी तरह बदल गया। ये वो साल है जिसने तय किया कि अब भारत पर शासन कौन और कैसे करेगा। इस विद्रोह का सबसे बड़ा और सीधा नतीजा ये हुआ कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। अब भारत पर हुकूमत सीधे इंग्लैंड की महारानी के नाम पर होने लगी। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया और सेना में भी बहुत बड़े बदलाव किए गए ताकि भविष्य में फिर कभी ऐसा विद्रोह सिर न उठा सके। और अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिस पर आज भी बहस होती है। 1857 की इस महान घटना को आखिर क्या कहा जाना चाहिए? क्या ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह था या ये भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई थी?
राष्ट्रवादी विचारक वीडी सावरकर जैसे लोगों ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। उनका मानना था कि यह सिर्फ कुछ सिपाहियों का गुस्सा नहीं था, बल्कि ये विदेशी शासन से आज़ाद होने की एक सोची समझी कोशिश थी। वहीं दूसरी तरफ सर जॉन लॉरेंस जैसे अंग्रेज अधिकारियों का नजरिया बिल्कुल अलग था। उन्होंने इसे महज एक सैनिक विद्रोह कहकर इसके महत्व को कम करने की कोशिश की। उनके मुताबिक इसका कोई बड़ा राष्ट्रीय मकसद था ही नहीं। अच्छा, इन दोनों अलग अलग मतों के बीच में आज़ाद भारत की सरकार ने एक संतुलित रास्ता अपनाया। इतिहासकार एस.एन. सेन की किताब 1857 में इस घटना को न तो पूरी तरह से स्वतंत्रता संग्राम माना गया है और न ही सिर्फ एक सैनिक विद्रोह, बल्कि इसे एक बेहद जटिल घटना के रूप में देखा गया है। तो आखिर में सवाल आज भी वहीं खड़ा है, 1857 असल में क्या था? एक असफल हो चुकी बगावत या फिर आज़ादी के उस लंबे संघर्ष का पहला अध्याय? इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि हम इतिहास को किस नज़र से देखते हैं।